अस्पताल के लंबे और खामोश कॉरिडोर में हर तरफ बेचैनी और उदासी का माहौल था। परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद थे, लेकिन उनके दिलों में डर का डेरा था। हर चेहरे पर चिंता के निशान थे और हर आंख नम थी। एक और हुरिया थी जो कॉरिडोर के कोने में बैठी लगातार रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और आंखें सूजी हुई थीं। लेकिन उसकी मासूमियत में कोई कमी नहीं आई थी। उसका गोरा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें और लंबे रेशमी बाल जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। रोने की वजह से आंखें सुर्ख लाल अंगार हो रही थीं, जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थीं। वो बार बार अपने दुपट्टे से अपनी आंखें पोंछ रही थी, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हुरिया की जिंदगी का एकमात्र सहारा उसके बाबा ही थे, और आज वही बाबा जिंदगी और मौत की कशमकश में फंसे हुए थे। वो ऑपरेशन थिएटर में थे और डॉक्टर उनकी जिंदगी बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हुरिया का दिल बेचैन था। वो बार बार दुआ मांग रही थी, या अल्लाह मेरे बाबा को ठीक कर दे, मेरे बाबा को कुछ ना हो। दूसरी ओर कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर अरसल खड़ा था। वो हुरिया को गहरी नजरों से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। घमंडी स्वभाव का मालिक था अरसल। अपनी ऊंची कदकाठी, मजबूत शरीर और तीखे नए नक्श के साथ परिवार का केंद्र बिंदु था। उसकी आंखों में अभी इस वक्त एक अजीब सी कठोरता और होठों पर हल्की सी नापसंदीदगी थी। वो अपने परिवार का बड़ा बेटा था और हर मामले में अपनी मर्जी चलाने का आदी था। हुरिया का इस तरह सबके सामने रोना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि हुरिया उसके परिवार से नहीं थी, लेकिन बचपन से अरसल ने हुरिया को अपने परिवार के साथ जुड़ा देखा था, तो वो उसे अपने परिवार का ही हिस्सा समझने लगा था। ये क्या ड्रामा कर रखा है, उसने दिल ही दिल बड़बड़ाते हुए सोचा था। लेकिन कुछ कहा नहीं। वो जानता था इस वक्त कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा, मगर उसके चेहरे के भाव उसके दिल की बात बता रहे थे। इसी दौरान ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता ने सभी के दिलों की धड़कनें रोक दी। सभी लोग डॉक्टर की ओर दौड़े। रहमान साहब, जो सरफराज साहब के जिगरी बचपन के दोस्त और अरसल के पापा थे, तुरंत आगे बढ़े। जी डॉक्टर साहब, मरीज का क्या हाल है? डॉक्टर ने एक नज़र सब पर डाली और फिर कहा, मरीज होश में है, लेकिन बार बार किसी रहमान साहब को बुला रहे हैं। बेहतर होगा कि आप तुरंत उनके पास चलें। हुरिया, जो डॉक्टर की बात सुनकर स्तब्ध रह गई थी, तुरंत रहमान साहब के पास आई थी। अंकल जी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रहमान साहब ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, चलो बेटा मेरे साथ। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने से पहले हुरिया ने आखिरी बार अरसल की ओर देखा। शायद वो उसकी खामोश आलोचना को महसूस कर चुकी थी, लेकिन उस समय उसके दिल में सिर्फ अपने बाबा की फिक्र थी। हुरिया के दिल में डर और उम्मीद की कशमकश चल रही थी, जबकि अरसल अपनी कठोरता और घमंड के साथ उन भावनाओं से दूर खड़ा था, जैसे ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ऑपरेशन थिएटर के अंदर का माहौल गहरा गंभीर था। सरफराज साहब ने हुरिया को देखते ही अपनी कमजोर सी उंगलियां उसकी ओर बढ़ाई थीं। बेटा। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दी थी। हुरिया तुरंत उनके पास झुकी और उनका हाथ थाम लिया। रहमान साहब ने हुरिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा दुआ करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। हॉस्पिटल के कमरे में रोशनी मध्यम थी और सरफराज साहब की कमजोर सांसों की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। उनकी आंखों में दर्द और बेबसी के साए झलक रहे थे। उनके पास खड़े रहमान साहब की आंखों में भी नमी थी, मगर वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। सरफराज साहब ने कांपते हाथों से अपने दोस्त का हाथ थामा, जो इस वक्त उनका आखिरी सहारा थे। रहमान, मुझे लगता है कि मेरा वक्त करीब आ चुका है। सांसें मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही हैं। उनकी आंखों में दर्द की गहराई थी। मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा। हुरिया, जो अपने बाबा के सिरहाने खड़ी थी, ये सुनकर कांप गई। उसका दिल जैसे रुक गया हो। वो अपने पापा के चेहरे को देखने लगी, जिस पर जिंदगी की चमक मद्धम पड़ती जा रही थी। हुरिया की बड़ी बड़ी आंखें डर से फैल गईं। उसके गालों पर आंसू बिन आवाज बहने लगे। रहमान, सरफराज साहब ने मुश्किल से अपनी बात जारी रखी, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का निकाह अरसल से करा दिया जाए। ये सुनकर रहमान साहब का चेहरा हैरानी और अविश्वास से भर गया। क्या? उन्होंने अविश्वास से पूछा। सरफराज साहब ने एक गहरी सांस ली, जो उनके सीने से टूट कर निकली थी। मैं जानता हूं कि अरसल तुम्हारा इकलौता बेटा है। उसे लेकर तुम्हारे दिल में ढेरों सपने होंगे,
लेकिन मेरे दिल को सुकून सिर्फ अरसल के ख्याल से मिलता है। वो आत्मनिर्भर है, मजबूत है और मेरी बेटी का ख्याल रख सकता है। जबकि हुरिया ने ये सुनकर भयभीत नजरों से अपने पापा को देखा था। अरसल का नाम सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो अरसल के कठोर स्वभाव और घमंडी रवैये से हमेशा डरती थी। वो उसे बचपन से ही नापसंद करती आई थी और उसके सामने बैठना तो दूर, बात करने से भी घबराती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में डर की परछाइयां थीं और उसका पूरा अस्तित्व कांप रहा था। लेकिन सरफराज, रहमान साहब ने धीमे और शांत लहजे में कहा, खुदा ना करे कि तुम्हें कुछ हो। अभी तुम हिम्मत रखो और जहां तक अरसल और हुरिया की बात है, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे होते हुए ही धूमधाम से उनकी शादी कराऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे, लेकिन अभी इस हालत में ये मुमकिन नहीं। सरफराज साहब की आंखों में आंसू भर आए। रहमान, अगर तुम सच में मुझे अपने छोटे भाई जैसा मानते हो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो, मुझे सुकून से जाने दो। रहमान साहब कुछ देर सरफराज साहब को देखते रहे। उनके दिल में एक तूफान उमड़ रहा था, लेकिन अपने दोस्त की हालत देखकर वो कुछ कहने में असमर्थ थे। उन्होंने धीरे से सर हाँ में हिलाया, जैसे दिल की गहराइयों से मजबूर हो गए हों, और फिर चुपचाप कमरे से बाहर चले गए। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था। हुरिया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिल में बगावत और बेबसी की एक स्थिति थी। वो अपने बाबा को मना करना चाहती थी कि वो अरसल से शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। वो जानती थी कि इस वक्त कुछ भी कहना बेकार था। अस्पताल के बाहर अरसल, जो अब तक बेखबर था, अपने घमंडी और बेपरवाह अंदाज में खड़ा था। उसे खबर नहीं थी कि उसके और हुरिया के बीच तकदीर ने क्या खेल रचा है। हुरिया का दिल एक अनजाने डर से कांप रहा था और अरसल अपनी कठोरता और घमंड के खोल में दुनिया से बेपरवाह खड़ा था। अस्पताल के बाहर का माहौल खामोश था, लेकिन दिलों में एक तूफान था। वेटिंग एरिया में हल्की रोशनी के नीचे रहमान साहब और अरसल आमने सामने खड़े थे। अरसल, जो अभी अभी दफ्तर से सीधा अस्पताल आया था, हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। उसका लंबा कद, व्यक्तित्व आकर्ष और आत्मविश्वास भरपूर था। उसने काले पैंट और शर्ट पहनी हुई थी, जो उसकी खूबसूरती को और भी निखार रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता और हैरानी के भाव थे। अरसल ने अपनी घड़ी पर एक नजर डाली और फिर अपने पापा को देखा। पापा, ये सब क्या हो रहा है? आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? उसने शांत लहजे में पूछा। रहमान साहब ने गहरी सांस ली, जैसे वो अपने शब्द इकट्ठा कर रहे हों। बेटा, सरफराज की हालत बहुत खराब है। वो शायद ज्यादा देर जिंदा न रह सके। उसकी एक आखिरी ख्वाहिश है, और वो ये कि वो अपनी बेटी हुरिया का निकाह तुम्हारे साथ अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। ये सुनकर अरसल के चेहरे पर एक झटका सा लगा था। वो हैरानी से कुछ पल तक एकदम चुप खामोश खड़ा रहा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। फिर अचानक अपनी जगह से खड़ा हुआ और अविश्वास से बोला, पापा, मजाक कर रहे हैं ना? ये कैसे मुमकिन है? मैं हुरिया से निकाह करूं? रहमान साहब ने अरसल को देखा। बेटा, ये मजाक नहीं है। सरफराज अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में है और वो अपने दिल में ये बोझ लेकर जाना नहीं चाहता कि उसकी बेटी का भविष्य अनिश्चित हो। वो सिर्फ तुम पर भरोसा करता है। अरसल ने एक तंजिया हंसी के साथ सिर हिलाया और कहा, पापा, ये सब गलत है। मैं एक आत्मनिर्भर इंसान हूं। मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ सिद्धांत बनाए हैं। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं, वो मेरे मापदंडों के मुताबिक होनी चाहिए। और हुरिया, वो एक सीधी साधी घरेलू सी लड़की है, जो सिर्फ घर और कॉलेज तक सीमित है। वो मेरे साथ कैसे चल सकती है? रहमान साहब ने धैर्य से उसकी बात सुनी और फिर धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा, अरसल, जिंदगी सिर्फ तुम्हारे मापदंडों और सिद्धांतों पर नहीं चलती। कभी कभी हमें दूसरों की खुशी और सुकून के लिए अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। अरसल ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर मारा था। पापा, ये मेरा फैसला है और मैं किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले को बदल नहीं सकता। रहमान साहब ने अपने बेटे की आंखों में देखा। अरसल, क्या तुम अपने पापा की ख्वाहिश को नजरअंदाज कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं? अरसल ने एक पल के लिए चुप्पी साधी थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव कठोर थे। पापा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये निकाह मुझसे नहीं होगा। रहमान साहब ने उसकी कलाई पकड़ी और सख्त लहजे में बोले, अरसल, तुम मेरी बात सुनो। ये सिर्फ सरफराज की ही नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। तुम्हें ये निकाह करना होगा, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या ना हो। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। और ये सुनकर अरसल की आंखों में गुस्सा भर आया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका।
वो अपने पापा के सामने और इनकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कुछ भी कहो, वो अपने पापा की बहुत इज्जत करता था। उनकी बात को ठुकराने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और बेबसी के साथ कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसकी आंखों के सामने हुरिया का रोता बिसूरता चेहरा घूम गया था और उसके दिल में नफरत की एक तेज लहर उठी थी। उसकी नज़र में उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुरिया थी। ठीक है पापा, उसने गुस्से और बेदिली के साथ कहा, मैं ये निकाह करूंगा, लेकिन याद रखना ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा, ये आप सबकी जिद है। रहमान साहब ने राहत की सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि आज का ये फैसला तुम्हारे और हुरिया दोनों के लिए बेहतर है। अरसल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में गहरी बेबसी और दिल में एक अनजानी नफरत थी। वो जानता था इस निकाह के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन वो दिल से इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अस्पताल के उस खामोश कोने में एक फैसला लिया जा चुका था। अरसल के दिल में नफरत के बीज बो दिए गए थे और हुरिया, जो इस सबसे अनजान थी, एक ऐसी जिंदगी की तरफ बढ़ रही थी जो उसके ख्यालों से बिल्कुल अलग थी। अस्पताल के खामोश गलियारे में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। समय जैसे ठहर गया था और हर दिल पर एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौलवी साहब, कुछ गभा और रहमान साहब मौजूद थे। उनके बीच अरसल और हुरिया एक दूसरे से कुछ कदमों की दूरी पर बैठे हुए थे। हुरिया के दिल की धड़कनें जैसे उसके कानों में गूंज रही थीं। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और वो बेहद डरी हुई नजर आ रही थी। मौलवी साहब ने धीमी और शांत आवाज में निकाह के शब्द बोलने शुरू किए थे। हुरिया बिनते सरफराज, क्या आप अरसल बिन रहमान के साथ निकाह कबूल करती हैं? ये शब्द हुरिया के कानों में गूंजे तो उसकी सांसें जैसे थम गई थीं। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने अपने बीमार बाबा का चेहरा आया, जिन्होंने इस निकाह की ख्वाहिश की थी। उसकी आंखों से दो आंसू बहकर गालों पर लुढ़क आए। वो बेहद धीमी आवाज में कहा, कबूल है। मौलवी साहब ने यह सवाल 3 बार दोहराया और हर बार हुरिया ने अपने दिल को कुचलते हुए कबूल कहा। निकाह के गवाहों ने अपनी जगह से तस्दीक की और अरसल, जो अब भी भावनाओं से अछूता लग रहा था, निकाहनामे पर दस्तखत कर चुका था। हुरिया ने भी कांपते हाथों से कलम पकड़ी और निकाहनामे पर अपना नाम लिख दिया। उसके लिखते ही जैसे तकदीर की कोई अहम शर्त पूरी हो गई थी। निकाह के शब्द खत्म होते ही ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सरफराज साहब, जो कमजोरी की हालत में लेटे थे, एक लंबी सांस ली और सबके सामने अचानक हिचकी आई थी। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। हर कोई चौंक गया। हुरिया ने फौरन अपने बाबा की ओर देखा, लेकिन उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। 3 बार हिचकी लेने के बाद वे एकदम शांत हो गए थे, जैसे उनकी रूह ने इत्मीनान पाकर परवाज कर ली कि उनकी बेटी अब किसी के हवाले हो चुकी है। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाइए, रहमान साहब ने बेतहाशा चिल्लाकर कहा और कमरे में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर दौड़ते हुए दाखिल हुए। सरफराज साहब के शरीर की हालत का मुआयना किया गया, लेकिन सब बेकार था। कुछ पल बाद डॉक्टर ने ऐलान कर दिया, हमें अफसोस है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये शब्द कमरे में मौजूद हर इंसान पर बिजली बनकर गिरे। हुरिया, जो अब तक अपने जज्बात को काबू में किए हुए थी, एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ बेहोश हो गई। अरसल, जो अब तक सब कुछ खामोशी से देख रहा था, अब अपनी जगह पर बेजान खड़ा था। उसकी आंखें, जो पहले भावनाओं से खाली थीं, अब किसी अनजाने दर्द से भर चुकी थीं। उसने अपने पापा की ओर देखा, जो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अब आंसू थे। अरसल ने अपने आसपास का मुआयना किया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस पल ने न सिर्फ हुरिया की जिंदगी बल्कि उसकी अपनी दुनिया को भी पलट कर रख दिया था। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही सरफराज साहब की मौत की खबर पूरे अस्पताल में फैल गई। हर चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे। तुरंत ही उन्हें दफनाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। हुरिया, जो अब तक बेहोश थी, उसको घर लाया गया। वहां मौजूद औरतों ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार होशो हवास खोए हुए थी। अरसल एक तरफ खड़ा सबको देख रहा था। उसके दिल में हुरिया के लिए एक अजीब सी कशमकश पैदा हो चुकी थी। वो जानता था कि हुरिया ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा झेला है। एक तरफ सरफराज साहब की मौत का गम, तो दूसरी तरफ हुरिया की बेबसी और तीसरी तरफ अरसल की बेचैनी। जिंदगी ने सबको एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां हर दिल बोझल और हर आंख आंसुओं से भरी हुई थी। लोगों की भीड़ सरफराज साहब की मैयत के पास जमा थी, लेकिन कोई भी इस मंजर को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मर्द मैयत को कंधा देने के लिए तैयार खड़े थे और औरतें एक तरफ आंसू भरी नजरों से ये मंजर देख रही थीं। हुरिया, जो अब तक एक कोने में बेसुध सी बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसका पूरा वजूद कांप रहा था।
वो लड़खड़ाते कदमों से मैयत की ओर बढ़ी थी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं, कोई मेरे बाबा को यहाँ से लेकर नहीं जाएगा, कोई उन्हें नहीं छुएगा। लोगों ने हैरानी से उसे देखा और औरतें उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुन रही थी। उसने रहमान साहब का बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, अंकल, आप मेरे बाबा को लेकर नहीं जा सकते। मैं उनके बिना कैसे रहूंगी, बताइए ना, कैसे रहूंगी। उसकी आवाज में इतनी बेबसी और दर्द था कि हर दिल कांप उठा था। रहमान साहब, जो खुद भी गम से टूटे हुए थे, हुरिया की हालत देखकर बेबस हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये अल्लाह का फैसला है, हमें सब्र करना होगा। लेकिन हुरिया की आंखों में न कोई सब्र था, न कोई समझौता। वो बेकाबू होकर दोबारा चिल्लाने लगी, नहीं, मैं नहीं मानती, मुझे मेरे बाबा चाहिए, कोई उन्हें मुझसे दूर लेकर नहीं जा सकता। ये शोर सुनकर अरसल, जो मैयत के पास खड़ा था, सख्त चेहरे के साथ आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। वो अपनी त्योरियां चढ़ाए सीधे हुरिया के पास पहुंचा। उसने एक पल के लिए हुरिया को सख्त नजरों से घूरा, फिर उसका बाजू मजबूती से थामते हुए बोला, बस बहुत हो गया ये तमाशा, होश में आओ। तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं और मरे हुए लोग जिंदा नहीं होते। अरसल की आवाज गरजदार थी और उसके लहजे में कोई नरमी नहीं थी। हुरिया ने एक पल के लिए अरसल की तरफ बेयकीनी भरी नजरों से देखा, जैसे वो ये मानने को तैयार न हो कि वो इस समय में भी उसके साथ इतना सख्त रवैया अपना सकता है। मगर अरसल के चेहरे पर कोई हमदर्दी और नरमी नहीं थी। उसने गुस्से से कहा, अगर अपने बाबा के लिए कुछ करना ही चाहती हो तो उनकी इज्जत का ख्याल रखो, ये रोना धोना और तमाशा बंद करो। अरसल ने हुरिया को पीछे धकेलते हुए अपने पापा को कंधा देने के लिए आगे बढ़ा दिया। ये पल सबके लिए बेहद दर्दनाक था। मर्दों ने सरफराज साहब की मैयत को कंधा दिया और जनाजा आगे बढ़ा दिया। हुरिया एक बार फिर मैयत के पीछे भागी थी, मगर औरतों ने उसे पकड़कर रोक लिया। वक्त की धीमी रफ्तार ने सबको थका दिया था। सरफराज साहब की मौत को 2 महीने बीत चुके थे, मगर वो पल किसी के दिल से मिटने के लिए तैयार नहीं था। खासतौर पर हुरिया के लिए ये 2 महीने किसी दर्दनाक सपने की तरह बीते थे। सरफराज के मरने के बाद रहमान साहब हुरिया को अपने साथ ही ले आए थे। वो लड़की जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, अब एक खामोश और बेजान वजूद में बदल चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते और वो किसी से कुछ कहे बिना खुद को एक कमरे में बंद रखती। बचपन में ही माँ को खोने का गम शायद उस वक्त इतना महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त तो सरफराज साहब की मोहब्बत ने उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन अब जब उसके सिर से बाप का साया भी उठ गया था, वो अकेलेपन के गहरे समंदर में डूब गई थी। सरफराज साहब ने हमेशा उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज रखा था। वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने वाले, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखने वाले बाप थे। उनकी मोहब्बत ने हुरिया को दुनिया के दुखों से दूर रखा था, लेकिन अब वही दुनिया उस पर भारी हो रही थी। घर में सब उसके साथ थे। हर्षल की माँ बहुत अच्छी औरत थी। उन्होंने उसे संभालने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन हुरिया का दिल जैसे हर चीज से ऊब चुका था। किसी से बात करने पर उसे मजबूर किया जाता तो वह बस आंखों में आंसू लिए खामोश बैठी रहती। ये 2 महीने उसके लिए जहन्नुम की तरह थे, जहां वो अपने गम के साथ अकेली लड़ रही थी। अरसल अपने कमरे में खामोश बैठा इन 2 महीनों के बारे में सोच रहा था। वो हमेशा एक परफेक्ट जिंदगी चाहता था और उसके लिए ये निकाह किसी बोझ से कम नहीं था। मैं इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा। ये सब जबरदस्ती का किया हुआ निकाह है और मैं इसके साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। उसे हुरिया से शिकायत थी, क्योंकि वो समझता था कि हुरिया में सब्र की कमी है। वो एक भावुक और बहुत ही कमजोर टाइप की लड़की है। वो खुद एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान था, जिसने हमेशा अपने जीवन के फैसले खुद लिए थे। लेकिन ये निकाह, ये फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ था और वो इसे दिल से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हुरिया की शक्ल भी एक मासूम सी गुड़िया की तरह थी। उसकी बड़ी हल्की भूरे रंग की आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती और उसके गाल, जो कभी गुलाब की तरह खिले रहते थे, अब पीले पड़ चुके थे। उसके लंबे काले बाल, जो कभी उसकी खूबसूरती का ताज हुआ करते थे, अब बेजान और बिखरे हुए लगते थे। वो लड़की जो कभी सबके दिल का सुकून थी, अब खुद को एक अजनबी सा महसूस करती थी। अरसल ने हुरिया के बारे में सोचते हुए गहरी सांस ली। मैं उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारूंगा? हम दोनों बहुत अलग हैं। वो एक नाजुक सी घरेलू सी लड़की है और मैं किसी मजबूत आत्मनिर्भर साथी की ख्वाहिश रखता हूँ। ये निकाह मेरे लिए एक इम्तिहान है। समय बीत रहा था, मगर अरसल की नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो अपने गुस्से और घमंडी स्वभाव के साथ खुद को इस रिश्ते से अलग रखने के बहाने ढूंढता। दूसरी तरफ हुरिया अपनी बिखरी हुई दुनिया को फिर से जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हुरिया की हालत देखकर सब बेबस थे और अरसल के व्यवहार ने सभी को और ज्यादा परेशान कर दिया था।
अरसल अपने कमरे की खामोशी में गुम था। उसका लैपटॉप उसके सामने खुला था, मगर उसकी नजरें स्क्रीन पर होने के बावजूद कहीं और थीं। हुरिया के बारे में सोचते हुए उसी समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो वो चौंक गया। अंदर आ जाओ, उसने अपनी गहरी आवाज में कहा। एक नौकरानी अदब से सिर झुकाए अंदर आई। साहब, बड़े साहब आपको कमरे में बुला रहे हैं, उसने धीमे लहजे में सूचना दी। अरसल ने एक पल के लिए खामोशी बरती। उसके माथे पर हल्की सिलवटें उभर आई थीं। वो किसी से मिलने या बात करने के मूड में नहीं था। ठीक है, जाओ, मैं आता हूँ। और नौकरानी कमरे से बाहर चली गई। अरसल ने लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसके पापा उसे क्यों बुला रहे हैं। कल भी उनकी बातचीत का मुद्दा हुरिया ही थी और आज भी यही होने वाला था। वो अपनी कुर्सी से उठाकर कमरे से बाहर आया। जब अरसल कमरे में दाखिल हुआ तो वो हल्के से चौंके। उनकी नजरें अपने बेटे पर गईं, जो अपने खास घमंडी अंदाज में सीधा बैठा था। चेहरे पर किसी भी तरह का भाव ना के बराबर था। अरसल बेटे, रहमान साहब ने बात शुरू की, मैं तुमसे एक अहम बात करना चाहता हूँ। जी बाबा, कहिए, अरसल ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। देखो बेटा, निकाह हो चुका है। हुरिया तुम्हारी बीवी है। सरफराज ने अपनी जिंदगी में ये रिश्ता तुम पर भरोसा करके जोड़ा था। अब मुझे लगता है कि उसका हक है कि वो अपनी रुखसती के बाद तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे। अरसल ने सुनते ही गहरी सांस ली। फिर एक पल बाद उसने सिर उठाकर अपने पापा की ओर देखा। पापा, निकाह तो मैंने कर लिया आपकी ख्वाहिश पर, लेकिन जहां तक रुखसती की बात है वो तभी होगी जब मुझे सही लगेगा। रहमान साहब ने उसे गौर से देखा। अरसल, समझने की कोशिश करो। वो बच्ची पूरे 2 महीने से टूट कर बिखर चुकी है। उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और अब उसके बाप भी नहीं रहे। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो शायद वो संभल जाए। अरसल ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा। पापा, आप चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को जबरदस्ती निभाऊं? हुरिया और मैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। वो एक भावुक लड़की है और मैं। वो एक पल के लिए रुका। मैं उसका साथ नहीं दे सकता। अरसल, रहमान साहब की आवाज में नाराजगी थी। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का मसला नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। तुम्हें समझना होगा कि निकाह कोई खेल नहीं है, ये एक वादा है जो तुमने किया था। पापा, अरसल ने उनकी बात काटी। मैं जानता हूँ ये वादा क्या है, लेकिन ये फैसला मुझ पर जबरदस्ती थोपा गया था। मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर नहीं हूँ। रहमान साहब ने कड़ी नजरों से उसे देखा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम इस रिश्ते को निभाने से इनकार कर दोगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, अरसल ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। मैं बस ये कह रहा हूँ कि रुखसती तभी होगी जब मैं खुद को इसके लिए तैयार कर लूँ। अभी के लिए ये बात खत्म समझे। ये कहकर अरसल उठ गया। अरसल, रुक जाओ, रहमान साहब ने उसे आवाज दी, लेकिन अरसल ने पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं समझा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रहमान साहब ने गहरी सांस ली। उनके दिल में एक बेबसी सी आई थी। अरसल का रवैया और उसकी जिद उन्हें निराश कर रही थी, लेकिन वो जानते थे इस मसले को सुलझाना उनकी जिम्मेदारी है। हुरिया की हालत और अरसल की बेरुखी दोनों उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था। अरसल शाह अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के मुताबिक सुबह 9 बजे ऑफिस जाने की तैयारी में जुटा हुआ था। आज उसने काले रंग का पैंट कोट चुना था। नहाने के बाद उसने अपने बाल ठीक किए, घड़ी पहनी और आईने में एक नज़र खुद को देखने के बाद कमरे से बाहर निकला। उसका इरादा था कि नाश्ता करेगा और फिर ऑफिस के लिए निकल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, सामने का नज़ारा देखकर उसकी आंखों में नाराजगी आई थी। लॉन्ज में हुरिया अपनी माँ की बचपन की सहेली अनिला आंटी से लिपट कर जोर जोर से रो रही थी। अनिला आंटी हुरिया की माँ की बचपन की सहेली थी, लेकिन हुरिया की माँ के जाने के बाद उन्होंने हुरिया को अपनी सगी बेटी की तरह पाला था। लेकिन पिछले 4-5 साल से वो अमेरिका में सेटल थी। सरफराज साहब के मरने के 2 महीने बाद वो उनसे मिलने आई थी। खबर देर से मिलने की वजह से वो उस गम में शरीक नहीं हो सकी थी। उनके साथ उनका बेटा बाजिल भी था, जो बड़ी ध्यान से हुरिया को देख रहा था और उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। बाजिल की नज़रों में हुरिया के लिए हमदर्दी और करीबी जज्बात साफ झलक रहे थे, जो अरसल को एक पल में गुस्से में भरने के लिए काफ़ी थे। अरसल ने नाश्ता करने के इरादे को नज़रअंदाज करते हुए तेजी से कदम आगे बढ़ाए और लॉन्ज में दाखिल हुआ। वो झटके से हुरिया के बराबर में बैठा था। हुरिया, जो अनिला के सीने से लगी रो रही थी, अरसल के इस तरह अचानक बैठने पर एकदम सीधी होकर बैठी थी। वो कुछ पल के लिए हैरान हुई थी। अरसल पैर पर पैर रखकर बैठा और अपना मोबाइल निकालकर उससे स्क्रॉल करने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इस पूरे मंजर को नजरअंदाज कर रहा हो, लेकिन हकीकत में उसकी मौजूदगी का मतलब बहुत साफ था। बाजिल ने भी एक पल के लिए चौंक कर अरसल को देखा। वो अरसल के सख्त और मालिकाना रवैये को महसूस कर चुका था, लेकिन चुपचाप बैठा रहा।
अरसल ने अपनी नजरें मोबाइल पर टिकाए रखी, लेकिन उसका ध्यान हुरिया पर था। हुरिया बेचैन हो गई और उसके बगल में बैठे अरसल के सख्त रवैये से घबराकर अपनी जगह से उठने का इरादा कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो उठने लगी, अरसल ने उसका हाथ थाम लिया। हुरिया ने उसकी ओर देखा। अरसल की आंखों में एक अजीब सा भाव था, सख्ती का, मालिकाना हक, और जैसे वो ये साफ कर रहा हो कि सब कुछ उसकी मर्जी से होगा। हुरिया ने डरते हुए अपनी जगह पर बैठने में ही भलाई समझी। उसके हाथों में कपकपी और आंखों में नमी थी। अरसल के रवैये से वो सहमी हुई थी। बाजिल और उसकी माँ ने भी हैरानी से एक दूसरे को देखा, मगर अरसल जो अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था, अचानक सख्त लहजे में बोला, तुम्हारा शौहर भूखा है और तुम यहाँ बैठकर बातें कर रही हो? जाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। अरसल की बात सुनकर वो एकदम झेप गई थी। वो तुरंत खड़ी हुई, आंसू पोंछते हुए अपनी नजरें झुकाए किचन की तरफ बढ़ने लगी। अरसल अपनी जगह से उठा और खाने की मेज की ओर चल दिया। बाजिल ने एक पल के लिए हुरिया की तरफ देखा, फिर अरसल की तरफ, लेकिन कुछ कहने से बचा। उसकी माँ ने उसे कंधे पर हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा किया था, लेकिन दोनों के चेहरे पर हैरानी साफ थी। रहमान साहब, जो इस पूरे मंजर को गहराई से देख रहे थे, अपने बेटे के रवैये को समझ चुके थे। जब अरसल नाश्ता करने के लिए मेज पर बैठा तो रहमान साहब भी वहां पर आ गए। उन्होंने गहरी नजरों से बेटे को देखा, लेकिन कुछ कहने से बचे। हुरिया ने नाश्ता मेज पर रखा और खुद पीछे हटकर खड़ी हो गई। अरसल ने एक नज़र उसे देखा और फिर ठंडे लहजे में कहा, खड़ी क्यों हो, बैठो यहाँ। हुरिया ने झिझकते हुए कुर्सी खींची और एक किनारे बैठ गई। बाजिल और उसकी माँ लॉन्ज में चुपचाप बैठकर ये सब देख रहे थे। अरसल की हरकतें और उसका रवैया साफ रूप से उसकी बेचैनी और भावनाओं की तीव्रता को दिखा रहा था, लेकिन वो शब्दों में कुछ भी कह नहीं रहा था। रहमान साहब ने ये सब गहरी चुप्पी के साथ देखा। वो समझ रहे थे कि अरसल के दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका वो इजहार नहीं कर पा रहा। उन्होंने वहीं बैठकर तुरंत एक पूरा प्लान बना लिया था, ताकि अपने बेटे को इस बात का एहसास दिला सकें कि हुरिया उसकी जिम्मेदारी और उसकी पत्नी है। इसके लिए उन्हें ये कदम उठाना ही था। नाश्ता करने के बाद अरसल ने सख्त लहजे में अपनी माँ से कह दिया कि हुरिया कमरे में ही रहेगी और बाकी मेहमानों को तुरंत विदा कर दिया जाए। उसके माथे पर बल थे और आंखों में एक ऐसी चमक थी जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी भी हालत में अपने घर में किसी गैर की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसकी माँ, जो हमेशा उसे समझाती रहती थी, उसकी सख्ती पर चुप थी। वो अपनी जगह से उठी, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था कि आज अरसल को क्या हो गया है, क्यों भी इतना गुस्से में है। उसके खराब रवैये के बावजूद वो हमेशा अपने बेटे की इज्जत करती थी और कभी नहीं सोचा था कि अरसल इस हद तक अपनी जिद में आ जाएगा। रहमान साहब, जिन्होंने पिछले कई दिनों से इस मसले पर सोच विचार की थी, अपनी लंबी योजना को अमल में लाने के लिए तैयार थे। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे वो किसी सफल चाल के इंतजार में हो। जब अरसल रात को घर आया तो उन्होंने एक नज़र घर पर डाली। घर में पूरा सन्नाटा था और वो जानता था कि मेहमान चले गए होंगे। उसने राहत की सांस ली और अपनी जगह जाने का इरादा किया, लेकिन अचानक रहमान साहब की आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर किया। अरसल, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रहमान साहब की आवाज़ में एक नरमी थी, लेकिन अरसल ने तुरंत सरसरी अंदाज में जवाब दिया, लेकिन मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप हर वक्त हुरिया के बारे में परेशान रहते हैं और मैं इस वक्त आराम करना चाहता हूँ। अरसल की आवाज़ में गुस्सा था। फिर वो गहरी सांस लेकर बोले, हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से ये मुद्दा ख़त्म करना चाहता हूँ। कभी कभी बड़े भी बच्चों के लिए गलत फैसले ले लेते हैं और इसलिए मैंने सोचा है कि हुरिया और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म कर दूँ। अनिला ने मुझसे बाजिल के रिश्ते की बात की है और मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। वो अपने घर जाएगी और मैं इससे संतुष्ट रहूँगा। लेकिन उसके बाद अरसल का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। उसका गुस्सा उफान पर था और उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं हुरिया को उस बाजिल के हवाले कर दूं? अरसल के लहजे में गुस्सा और उलझन थी, जैसे वो इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो। लेकिन जैसे ही उसे अपनी बात का एहसास हुआ, वो तुरंत चुप हो गया। रहमान साहब के चेहरे पर एक मुस्कान आई थी, जिसे उन्होंने जल्दी ही छुपा लिया था। उनके चेहरे की चमक और आंखों की ताजगी ये साफ जाहिर कर रही थी कि उनका मकसद सफल हो चुका था। कुछ पल तक दोनों चुप रहे और फिर अरसल ने अपना गुस्सा काबू करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। आप जानते हैं कि अगर एक बार मुझसे कोई चीज जुड़ जाए तो मैं उसे किसी को नहीं देता, भले उसे बर्बाद कर दूं, लेकिन किसी को नहीं देता। कहकर अरसल अपनी जगह से उठा और लंबे लंबे कदमों से कमरे की तरफ गया। रहमान साहब की मुस्कान गहरी हो गई थी, क्योंकि वो जानते थे अरसल ने अपनी बात कह दी थी और अब ये उनके लिए एक नया रास्ता था। घर में एक असामान्य रौनक छा चुकी थी। शाह मेंशन में खुशियों का आगाज हो चुका था और ये दृश्य एक सपने जैसा था,
अरसल का रुखसती के लिए हाँ बोल देना जैसे उसकी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले का संकेत था। इस फैसले के बाद हर कोने में खुशी की लहर थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक हुरिया को लेकर उलझने थीं। बचपन में जब भी कोई चीज उसकी पसंदीदा होती थी, वो न केवल उसे अपने पास रखता बल्कि अपने छोटे भाई को भी उससे दूर रखता था। वो चाहता था कि उसकी हर चीज पर उसका ही पूरा अधिकार हो, और यही आदत उसके साथ जीवन भर रही थी। जब उसके पापा ने हुरिया के लिए बाजिल का रिश्ता पेश किया तो वो तुरंत ये सुन नहीं सका था। उसने खुद को मजबूर महसूस किया और उसी गुस्से में आकर उसने रुखसती के लिए हाँ बोल दिया। आजमाइयों का दिन था। पूरे घर में खुशियां छाई हुई थीं, लेकिन हुरिया की आंखों में गम की गहरी छाप थी। वो जितनी कोशिश करती अपनी उदासी को छुपाने की, उतनी ही तेजी से उसका गम उभरता। अपने पापा की कमी उसे उस दिन बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी। उसका दिल चाहता था कि कोई उसका गम समझे, कोई उसकी पुकार सुने, लेकिन जो वो महसूस कर रही थी वो किसी ने महसूस नहीं किया। उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं और वो महसूस कर रही थी ये दिन उसके लिए खुशी का नहीं बल्कि एक और टूटने का दिन बन चुका था। माइयों के सूट में उसकी उदासी और भी साफ हो रही थी। वो एक तरफ चुपचाप खड़ी थी अपने अंदर के दर्द को छुपाते हुए, और दूसरी तरफ शादी की रस्में थीं। पूरे घर में हलचल थी, ढोल की आवाजें थीं, मेहंदी की खुशबू हर कमरे में फैल रही थी और लोग खुशी से नाच रहे थे। लेकिन हुरिया के चेहरे पर जैसे हर पल गम का बोझ था। उसकी मुस्कान कमजोर थी, हर तरफ खुशी की लहर थी, लेकिन हुरिया के भीतर कुछ और था। वो चुपचाप एक कमरे में चली गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद जब हुरिया ने कमरे से बाहर कदम रखा तो पूरे घर में खुशबू का सा माहौल था। हर किसी की नजरें उस पर थीं और वे उसकी कदम पर मुस्कुरा रहे थे। समय तेजी से गुजरा और रुखसती का दिन भी करीब आ गया। शाह मेंशन में सब कुछ ठीक था, लेकिन हुरिया का दिल एक अजीब सी बेचैनी में डूबा हुआ था, और इसी बुझे दिल के साथ हुरिया की विदाई हुई। विदाई क्या थी, एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में बिठा दी गई थी। हुरिया दुल्हन का जोड़ा पहनकर अरसल के बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। ये जोड़ा, ये रंग, ये जेबर, सब कुछ एक बोझ था। वो सिर झुकाए बैठी थी जैसे कोई सपना देख रही हो या फिर अतीत की कड़वी यादों में डूबी हो। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो एक दिखावा थी, और उसके दिल में खालीपन था जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता था। और उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और अरसल अंदर आया, दूल्हे के रूप में, बिल्कुल एक बादशाह की तरह। उसके शरीर से एक ठंडी ऊर्जा निकली थी और उसकी आंखों में कठोर निर्दयी भावना थी। उसका अंदाज पूरी तरह घमंडी था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हुरिया पर पड़ी थी, एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब हलचल पैदा हुई थी, जैसे वो किसी नई सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा हो। हुरिया की सुंदरता ने उसके दिल में एक पल के लिए अजीब सी पसंदीदगी का रंग दोहराया था, लेकिन वो बहुत तुरंत अपने जज्बातों को दबा गया था। हुरिया का चेहरा लाल हुआ और घूंघट के अंदर से सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों में एक बेचैनी थी और उसकी चुप्पी में एक दर्द था। अरसल ने हुरिया के चेहरे से घूंघट हटाया और उस पल में उसे बेखौफ तौर पर हुरिया की सुंदरता का एहसास हुआ। वो वाकई बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अरसल की आंखों में वही कठोरता और बेजारी थी जो हमेशा होती थी। उसने हुरिया के चेहरे पर एक निगाह डाली और फिर धीरे से उसके करीब हुआ था। तभी हुरिया बोली, मैं जानती हूँ कि ये दिन आपके लिए बहुत खास है। हर लड़के के लिए उसकी सुहागरात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मैं आज आपसे कोई रिश्ता नहीं बना सकती। प्लीज मुझे थोड़ा समय चाहिए। उसके शब्द अरसल के भीतर एक तूफान की तरह गूंजने लगे। वो जो खुद भी हुरिया से अभी नापसंदीदगी का इजहार करने वाला था, आज उसकी बातों ने उसके अंदर एक जिद पैदा कर दी थी। उसकी आंखों में गुस्से की लहर चमकी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और कमरे से बाहर निकल गया। कॉरिडोर में कुछ पल वो खड़ा रहा अपने गुस्से को काबू करते हुए। हुरिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे इनकार करो? हालांकि मेरा तो खुद भी मूड नहीं था कि तुम्हारे साथ कोई रिश्ता बनाता, तुम्हें पत्नी होने का हक देता, लेकिन तुमने मुझे रिजेक्ट करके मेरी अना को एक गहरी चोट दी है। और आज की रात मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ कैसे जबरदस्ती अपना हक वसूल करूंगा। ये सोचकर उसके दिल को सुकून मिला था और फिर वो दोबारा से कमरे में दाखिल हुआ। हुरिया, जो अब लेटने के इरादे से सोफे की तरफ बढ़ रही थी, अरसल को वापस कमरे में आता देखकर कुछ पल के लिए चौंकी थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाती, अरसल ने उसे खींचकर दीवार के साथ लगाया था। अरसल के चेहरे पर छाए रंग देखकर हुरिया का दिल धक से हुआ था। अरसल, होश में आओ, छोड़ो मुझे। मैं इस वक्त इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो अपने हाथों से अरसल को धक्का देते हुए बोली थी, लेकिन अरसल अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ था। गलती कर दी तुमने, मुझे धुतकार कर। अगर तुम खुद अपने मुंह से मेरी नजदीकी के लिए मना न करती तो मैं खुद भी तुम्हें हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मैं तुमसे कोई इश्क नहीं करता जो मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा था। तुम्हारे करीब आना तो दूर की बात,
तुम्हें देखना तक मुझे गवारा नहीं था, लेकिन तुमने मेरी गैरत को चोट पहुंचाई है। तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे धुतकारने का नतीजा क्या होता है। आज मैं अपने सारे हक वसूल करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। कहते कहते अरसल की उंगलियां हुरिया की गर्दन तक गई थीं। धीरे धीरे सहलाते हुए अब उसकी उंगलियां उसके गालों की तरफ बढ़ रही थीं, जबकि हुरिया का दिल बंद होने के करीब था। प्लीज अरसल, ऐसा मत करें। हुरिया ने आंखें बंद करके एक आखिरी विनती की थी, लेकिन अरसल अब अपने होश में कहाँ था। हुरिया को गर्दन से पकड़ते हुए उसने उसके होठों को अपनी होठों के कैद में लेकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया और हुरिया का सांस जैसे घुटने लगा था। और जब हुरिया के नाजुक से होठों को अरसल ने अपने दांतों से कुचला था तो हुरिया के होठों से एक सिसकी निकली थी। अपनी मनमानी करने के बाद अरसल उससे अलग हुआ था, लेकिन उसे अपनी बाहों से आजाद नहीं किया था। हुरिया की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे अरसल ने अपने होठों से चुनना शुरू कर दिया। और अगले ही पल अरसल ने हुरिया का दुपट्टा उससे उतार कर साइड पर रखा था। और जब उसकी खूबसूरती उभर कर अरसल के सामने आई तो उसकी आंखों में नशा उतर आया था। हुरिया के कानों की लौ को अपने कानों से काटते हुए वो धीरे से फुसफुसाया, इस बात में कोई शक नहीं कि खूबसूरत तो बहुत हो। ये कहते हुए उसने उसकी गर्दन पर अपने दहकते हुए होंठ रखे थे। अरसल की संगत में हुरिया का नाजुक सा वजूद कांपने लगा था। वो अरसल को खुद से दूर हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाजुक सी लड़की कहाँ अरसल जैसे हट्टे कट्टे मर्द का मुकाबला कर सकती थी। अगले ही पल अरसल ने उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटाया था और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन उस अंधेरे में हुरिया की एक और ही किस्मत लिखी जा रही थी। सुबह हुरिया की आंख खुली तो एक सफेद चादर में लिपटी हुई थी, लेकिन अरसल अब बेड पर नहीं था। उसने इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखा तो अरसल बाथरूम से निकल रहा था। उसने एक नज़र हुरिया को देखा तो उसकी आंखों में रात की खुमारी अब भी चमक रही थी। हुरिया ने अपने आसपास चादर अच्छे से लपेटी। वो अपने बाल बनाते हुए कोई गाना गुनगुना रहा था, जबकि उसके इस अंदाज पर हुरिया को गुस्सा आया था। तुम एक घटिया इंसान हो अरसल शाह। उसके मुंह से ये शब्द बेखौफ निकले थे। अरसल ने ये सब नज़रअंदाज करते हुए एक जहरीले अंदाज में कहा, रात तुमने अपनी जिद में मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। तुम्हें मेरी नज़दीकी से नफरत है ना? अब एक दिन की सुहागन के बाद बाकी की जिंदगी अकेले बिताना, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में लंदन जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। उसके शब्दों में बेरुखी और ठंडक थी। वो हुरिया को नज़रअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल गया और हुरिया का दिल जैसे टूट चुका था। वो जैसे पत्थर की तरह साख्त हो गई थी। क्या इंसान सच में इतना खुदगर्ज भी हो सकता है? क्या प्यार और रिश्ते इतने तुच्छ हो सकते हैं? ये सवाल उसके दिल को छिन्न भिन्न कर रहे थे। वो आंखें बंद किए अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। थोड़ी देर बाद रहमान साहब कमरे में आए। उनके चेहरे पर गंभीरता और दुख के भाव थे। जैसे ही उनकी नजरें हुरिया के भीगे हुए चेहरे और आंखों से रिक्त आंखों पर पड़ी तो वो उसके पास आ गए। बेटी, हम माफ़ी चाहते हैं, रहमान साहब ने धीरे से कहा। हमारे बेटे ने जो तुम्हारे साथ किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं, हम उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं अंकल? आप तो मेरे बड़े हैं, मेरे बाप की जगह हैं। ये सब तो मेरी किस्मत में लिखा था। आपने हमेशा मेरे भले के बारे में सोचा। हुरिया की आवाज़ आंसुओं से भरी हुई थी। रहमान साहब ने हुरिया को मजबूती से थामा, जैसे उसके बिखरे हुए अस्तित्व को सहारा दे रहे हों। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो अपनी भावनाओं को काबू में रखे हुए थे। समय जैसे थमसा गया था। हुरिया ने अपनी सास के हाथ थामे और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा जहां मेरा अपना पति मुझे अकेला छोड़कर चला जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आभारी हूं कि आप दोनों मेरे साथ हैं। रहमान साहब उनकी पत्नी ने एक दूसरे को और देखा। उनकी आंखों में एक फैसला था। वो हुरिया को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे और उसे उसके हक से वंचित नहीं होने देंगे। हुरिया ने अपनी आंखें बंद की और दिल ही दिल में दुआ की कि वो इस मुश्किल वक्त को सहन कर सके। वो जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसे यकीन था वो अपनी हिम्मत और अपने ससुराल वालों की मदद से इस दर्द को सह लेगी। लंदन की जमीन पर कदम रखते ही अरसल ने गहरी सांस ली थी और अपने आसपास फैली ठंडी हवा को महसूस किया। एक पल के लिए उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन तुरंत ही गायब हो गई। उसके दिमाग के किसी कोने से हुरिया का रोता हुआ चेहरा झांका। उसकी नम आंखें, कांपते होंठ और दर्द से भरा चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और फिर सर झटक कर जैसे खुद को समझाया, ये मेरी जिंदगी है, मैं क्यों किसी के आंसुओं को अपने सिर पर सवार करूं। वो रात उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसी के काबिल थी। उसने मेरे जज्बातों का मजाक उड़ाया था और ये सब उसके साथ होना ही चाहिए था।
उसकी आवाज में एक जिद थी और चेहरे पर एक अजीब सी बेपरवाही छाई हुई थी। वो अपने ख्यालों को झटक कर आगे बढ़ा। बाहर उसके लिए गाड़ी खड़ी थी। ड्राइवर ने जल्दी से दरवाजा खोला और वो अंदर बैठ गया। गाड़ी के अंदर वो चुपचाप बैठा था, लेकिन उसके दिमाग में जैसे एक जंग थी। गाड़ी के शीशे से बाहर झांकते हुए उसने लंदन की रोशनियां देखी, लेकिन इन रोशनियों के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। उसका दिल चाह रहा था कि सब कुछ भूलकर शांति से अपनी जिंदगी गुजारे, लेकिन एक नाम बार बार उसके दिमाग में गूंज रहा था, हुरिया। वो खुद से सवाल कर रहा था, आखिर क्यों क्यों वो उस लड़की के बारे में सोच रहा है जिसे वो हमेशा से तुच्छ समझता था। गाड़ी उसके फ्लैट के सामने रुकी और वो चुपचाप नीचे उतरा। अपने शानदार अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए उसने लाइट्स ऑन की, लेकिन कमरा उसे ठंडा और एकदम खाली सा महसूस हुआ। वो चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गया और अपने जूते उतारने लगा। अपने चारों तरफ फैली चुप ने उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। ये क्या हो रहा है मुझे, उसने खुद से पूछा। और फिर कुछ पल ये सब सोचने के बाद उसने अपना सिर झटका था। वो यहाँ अपनी नौकरी के लिए आया था, अपना करियर बनाने के लिए। वो बेवजह की बातें सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन वो अपनी स्थिति समझने में नाकाम था। उसे यहाँ आए हुए पूरा 1 महीने का वक्त हो चुका था और आज वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था। इसलिए ऑफिस से आने के बाद वो बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। अचानक उसने अपनी जेब से